नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में आज हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को लेकर क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान दिया हुआ, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम मौलिक अधिकार में अधिकार को देखते हैं, क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं। यदि आप किसी भी चीज का क्लेम करते हो, किसी भी चीज का दावा करते हो और वो दावा है, वो क्लेम है, एक्सेप्टेबल है यानी स्वीकार्य है किसी के द्वारा, तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका राइट यानी अधिकार बन जाता है। अब वो एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाता है, उसके बेस पे इन अधिकारों को क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है यानी इनको वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, जो दावा करते हो अगर वो स्वीकार्य है तो वो अधिकार बन जाता है, और स्वीकार्य किसके द्वारा है उसके आधार पे जो राइट्स हैं उनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले देखते हैं राइट्स के बारे में, अधिकार के बारे में। अब देखो अधिकार, राइट यानी अधिकार। ठीक है, अब सबसे पहला एक होता है नेचुरल राइट। नेचुरल राइट यानी प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार जो आपको जन्म से है, ये किसको होता है, ये किसके द्वारा स्वीकार्य होता है, बाय नेचर। कौन देता है आपको ये, नेचर आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यानी प्रकृति द्वारा। और किस किस को, ये ऑल लिविंग बीइंग। ऑल लिविंग बीइंग यानी जितने भी सजीव हैं, जितने भी क्या है, सजीव है। हिंदी में देख लेना इसको, सजीव शायद ऐसे लिखा जाएगा, सजीव। ठीक है, जितने भी सजीव है सभी को क्या है, जो नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। जैसे सांस लेना, चलना, देखना, ये क्या है, आपके नेचुरल राइट है यानी प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद अगला है सोशल राइट। सोशल राइट यानी सामाजिक अधिकार। अब देखो सामाजिक अधिकार, अगर समाज में रहते हो तो ये किसके द्वारा, बाय सोसाइटी यानी समाज द्वारा इसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे सोशल राइट, एक पिता का अपने पुत्र को लेके क्या अधिकार है, एक पुत्र का अपने पिता को लेके क्या अधिकार है, एक पत्नी का अपने पति को लेकर क्या अधिकार है, एक पति का अपने पत्नी को लेकर क्या अधिकार है। जो ये अधिकार हैं ये समाज के द्वारा दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे हैं, सामाजिक अधिकार यानी सोशल राइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है अगला आता है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट यानी मौलिक मानवाधिकार। मानवाधिकार। अब मानवाधिकार की बात कहां से निकल के आई, ये मानवाधिकार है जो ये यूएनओ के द्वारा, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ के द्वारा क्या है, ये जो प्रोवाइड किया करवाए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा की गई, एक प्रोक्लेम किया गया। क्या किया गया, एक प्रोक्लेम किया गया 10 दिसंबर 1948 को। और इसमें क्या दिया गया, इसमें ह्यूमन राइट्स की लिस्ट जारी की, यानी मानवाधिकार की लिस्ट जारी की। ठीक है, मानवाधिकार की लिस्ट जारी की कब, 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई। और उसमें यह बताया गया ये जो अधिकार है एक मानव को मिलने चाहिए, उसके लिए वो एक मनुष्य के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर 10 दिसंबर को इनकी घोषणा हुई है तो 10 दिसंबर को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे यानी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस। ठीक है,
अब देखो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, इसका मतलब ये सभी जो देश है उनके सभी के सभी नागरिकों को क्या है प्राप्त है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशन, कंट्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन। यानी किस क्या है इसमें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री या नेशन, टाइम, सिचुएशन। ठीक है, यानी देश, समय और क्या है परिस्थिति से परे, परिस्थिति से परे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस देश के नागरिक, तो आप किस समय मतलब क्या कर रहे हो, लेकिन उस समय पे क्या है आपको जो ह्यूमन राइट्स है वो आपको अवेलेबल हैं, जो मतलब आपको क्या है मिलते हैं, आपको उनका पूरा का पूरा अधिकार है। ठीक है, उसके बाद अगला है यहाँ पे लीगल राइट। लीगल राइट्स मतलब विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकार का मतलब क्या है, विधि के द्वारा जो अधिकार मिले होते हैं। और विधि के द्वारा हमारे देश में दो विधि है, एक तो जो कौन सी विधि है जो हमारे संविधान में लिखी हुई है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखी हुई है, और दूसरी क्या है, दूसरी विधि बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा या संसद के द्वारा। तो इसको यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो बोल दिया इसको स्टैट्यूटरी राइट्स यानी संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। ठीक है, और दूसरे को क्या बोल दिया, दूसरे को लीगल राइट ही बोला, इसको लीगल राइट्स यानी जो विधिक या कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। ठीक है, अब देखो जो स्टैट्यूटरी राइट्स है वो किस में है, वो इन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान में है, इन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। ठीक है, और जो विधिक है, जो ये लीगल है, ये क्या है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, बाय पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा, संसद द्वारा ये बनाए जाते हैं। संसद द्वारा बनाए जाते हैं किससे, एक्ट बना के, कानून बना के। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो यहां लिख देता हूं। इसका एग्जांपल जैसे हमारे संविधान में जो मैटरनिटी लीव है यानी जो मातृत्व अवकाश है वो नहीं था, वो बाद में जोड़ा गया, तो क्या है लीगल राइट है, क्या मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, ये क्या है बाद में जोड़ा गया, तो ये क्या है लीगल राइट है। अब संवैधानिक अधिकार है जो स्टैट्यूटरी राइट्स है, जो वो कहां पे हमारे संविधान में है। अब हमारे संविधान में भी बहुत सारे अधिकार हैं, तो इसको फिर आगे फर्दर दो भाग में डिवाइड कर दिया। कौन से दो भागों में डिवाइड किया, एक को बोला फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार किसको बोला, जो हमारे पार्ट 3 में थे यानी भाग 3 में है, उनको क्या बोला, उनको मौलिक अधिकार बोला। ठीक है, मौलिक अधिकार बोला। और दूसरे को बोला स्टैट्यूटरी राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स यानी संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। ठीक है, संवैधानिक अधिकार किसको बोला, जो आउटसाइड पार्ट 3 थे, आउटसाइड पार्ट 3 यानी भाग 3 से बाहर थे, जो भाग 3 से बाहर थे जो। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स तो हम पढ़ेंगे, जैसे क्या समानता का अधिकार है, और क्या जैसे शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये क्या है हमारे, ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है, कौन, जो भाग 3 में है। और स्टैट्यूटरी राइट्स कौन से हैं, जो आउटसाइड पार्ट 3। आउटसाइड पार्ट 3 जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहला देखो जो आर्टिकल 300A है, आर्टिकल 300A है राइट टू प्रॉपर्टी। इनको आगे पढ़ेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले क्या था, मौलिक अधिकार हुआ करता था। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, उसमें मौलिक अधिकार को भाग 3 से निकाल के भाग 12 में डाल दिया, यानी आर्टिकल
300A जोड़ दिया गया और उसमें क्या रख दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार रख दिया गया। तो भाग 3 से अगर इसको बाहर कर दिया, इसका मतलब ये मौलिक अधिकार तो है नहीं, तो फिर ये कौन सा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार यानी स्टैट्यूटरी राइट्स है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, आर्टिकल 301 301, इसमें क्या है, इसमें है राइट टू इंटरस्टेट ट्रेड यानी अंतरराज्यीय व्यापार का अधिकार आपको है। तो ये भी क्या है, भाग 3 में नहीं है, ये भी क्या है, ये भी संवैधानिक अधिकार है यानी स्टैट्यूटरी राइट्स। ठीक है, तो ये अधिकारों के बारे में था, एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो अधिकार क्या होता है, आप किसी का दावा क्लेम करते हैं, अगर वो स्वीकार्य है तो क्या है, वो राइट बन जाता है, और किसके द्वारा स्वीकार्य है उसके आधार पे इनको अलग अलग बांट दिया। देखो सबसे पहले है नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, ये नेचर के द्वारा क्या है, प्राप्त है, सभी जो ऑल लिविंग बीइंग है, जो सभी सजीव है, उनको क्या है, ये प्राप्त है। दूसरा क्या है, सोशल राइट, सामाजिक अधिकार, अगर आप समाज में रहते हो तो सोसाइटी के द्वारा आपके मतलब इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो अधिकार हैं आपके किसके द्वारा, समाज के द्वारा वो स्वीकार्य होने चाहिए। तीसरा फिर मानवाधिकार है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेयर किया, घोषणा की, इनकी एक लिस्ट जारी की, किसकी, मानवाधिकार की, यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी लिस्ट जारी की। इसलिए 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, टाइम, सिचुएशन यानी देश, स्थान या कोई समय या कोई परिस्थिति है उनसे सबसे क्या है, परे है, यानी अगर आप क्या हो, नागरिक ह्यूमन हो, इंसान हो, तो आपको क्या ह्यूमन राइट्स अवेलेबल है। उसके बाद लीगल राइट्स, लीगल राइट्स को दो में डिवाइड किया, पहला स्टैट्यूटरी राइट्स जो संविधान में है, दूसरा लीगल राइट्स यानी विधिक या कानून अधिकार जो पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बना के बनाए जाते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मैटरनिटी लीव है, ठीक है, और जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन बाद में लेके आए, तो ये क्या है, ये जो लीगल राइट है, ठीक है। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी राइट्स था उसको भी दो भागों में बांट दिया, पहला बोला फंडामेंटल राइट्स, जो भाग 3 में है वो मौलिक अधिकार कहलाएंगे, और जो भाग 3 से बाहर है वो स्टैट्यूटरी राइट्स यानी संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। तो ये था किसके बारे में, ये था अधिकारों के बारे में, अधिकारों को कैसे कैटेगराइज किया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है, क्या इनकी जरूरत पड़ी कि ये संविधान में जोड़ने पड़े। किसी भी देश के संविधान में अगर फंडामेंटल राइट्स है तो उनको किस अभिधारणा को लेकर उनको जोड़ा गया, ये देखते हैं हम। आइए इसके बारे में भी एक डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसको मैं शॉर्ट में FR लिख देता हूं। जब भी फंडामेंटल राइट लिखूंगा, मौलिक अधिकार लिखूंगा, मैं FR लिखूंगा, समझ लेना, ठीक है। अब मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, मौलिक अधिकार इसलिए जरूरी है किसी भी व्यक्ति के एक मटेरियल डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, मटेरियल डेवलपमेंट के लिए यानी भौतिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए जरूरी है। दूसरा मोरल डेवलपमेंट के लिए, मोरल डेवलपमेंट के लिए यानी नैतिक विकास के लिए भी क्या है, फंडामेंटल राइट जरूरी है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यानी आध्यात्मिक विकास के लिए भी क्या है, आध्यात्मिक विकास के लिए भी क्या है, ये जरूरी है जो फंडामेंटल राइट्स है। जैसे मटेरियल डेवलपमेंट के लिए कैसे, आपका भौतिक कैसे हो सकता है, मतलब आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, तो ये क्या है, ये जो भौतिक विकास के लिए है। जैसे मोरल डेवलपमेंट के लिए क्या है, एक नैतिक मूल्य क्या है, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो क्या है, एक मोरल वैल्यू के को क्या करता है, प्रमोट करता है। जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, जो धर्म को मानने का, जो उसकी प्रैक्टिस करने का अधिकार है, वो क्या है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यानी ये क्या है, ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। क्या ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, ये जरूरी है, सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स, FR लिख देता हूं मैं, मौलिक अधिकार कहां दिए हुए हैं, ये है हमारे संविधान में पार्ट 3 में है। कहां है, पार्ट 3 में है, भाग 3 में है, और भाग 3 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया।
यानी भारत का मैग्ना कार्टा। आगे बताऊंगा क्यों बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना, भारत का मैग्ना कार्टा। और जो फंडामेंटल राइट है कहां से कहां तक है, ये आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो था जो अधिकारों के बारे में, और अधिकार क्यों जरूरी है, और हमारे संविधान में अधिकार भाग 3 में दिए हुए, भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहां से हुई, अधिकारों का शब्द, जो अधिकार शब्द है वो पहले, सबसे पहले कहां हुआ। तो एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्या रहा बैकग्राउंड, यानी पृष्ठभूमि क्या है मौलिक अधिकारों की, पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर एंशिएंट टाइम की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो वहां पे क्या होता था, एक जो राजा होता था, एक शासक होता था, एक एम्परर होता था, वो क्या है, उसको वो जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या व्यक्ति के अधिकारों का क्या कर सकता था, हनन करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो लोगों की सोच विकसित हुई, एजुकेशन बढ़ी, और शुरुआत होती है ब्रिटेन से 1215 में। कब? 1215 में, 1215 में ब्रिटेन से शुरुआत होती है। कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में किंग हुआ करते थे, किंग जॉन। ठीक है, कौन हुआ करते थे? किंग जॉन हुआ करते थे वहां। और जो वहां के प्रतिनिधि थे, लोगों के प्रतिनिधि थे, वो क्या करने लगे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे पीपल्स के, वो उस जो किंग जॉन के ऊपर दबाव बनाने लगे कि यहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिए जाएं जो व्यक्ति के लिए जरूरी है। और उन जो प्रतिनिधियों और जो राजा किंग जॉन के बीच में एक समझौता होता है, और क्या कर दिया जाता है, सम राइट्स टू पीपल, सम राइट्स टू पीपल, यानी लोगों को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, लोगों को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, दे दिए। ठीक है, अब जो अधिकार दिए उनको क्या बोला, उनको बोला मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, यानी महाअधिकार उनको बोला, महाअधिकार, या हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्ना कार्टा, इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटेन में किंग जॉन ने क्या हुआ, लोगों को अधिकार दिया, उनको मैग्ना कार्टा बोला। और हमारे संविधान में जो भाग 3 में है, क्या है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो हमारे संविधान के भाग 3 को भी क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ब्रिटेन में जो किंग जॉन ने जो अधिकार दिए थे उनको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है, यानी महाअधिकार बोला जाता है। ठीक है, 1215 की बात है। उसके बाद बात आती है 1789 की, 1789 की। 1789 में विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में भी मांग उठने लगी। जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने कहा कि हमें कुछ मूल अधिकार चाहिए, हमें कुछ अधिकार चाहिए। तो क्या हुआ, इसमें भी सम राइट्स टू पीपल, लोगों को कुछ अधिकार दे दिए, सम राइट्स टू पीपल, यानी लोगों को कुछ अधिकार मिले, कुछ अधिकार मिले। लेकिन वहां पे जो फ्रांस के किंग हुआ करते थे, लुई 16वां यानी लुई 16th जो क्या थे, वहां किंग हुआ करते थे, और उन्होंने वायलेशन कर दिया। जो किंग थे, यहां कौन थे, किंग थे लुई 16, लुई 16 यानी लुई 16वां यहां के किंग हुआ करते थे। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वायलेशन ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का हनन करने लग गए, ये लोगों के अधिकारों का हनन करना लग गए। तो क्या हुआ, जो लुई 16वां था उसको फांसी पे लटका दिया गया। क्या कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया। तो फ्रांस में जो अधिकारों की बात हुई, कब, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद अगली बात है 1791 की, 1791 की यूएसए में लेके आए बिल ऑफ राइट्स के नाम से। क्या लेके आए, बिल ऑफ राइट्स, यानी जो अधिकारों का बिल लेके आए। और इस बिल ऑफ राइट्स के थ्रू क्या कर दिया गया, एड फंडामेंटल राइट्स
फंडामेंटल राइट्स इन यूएसए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यानी यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ दिए, संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ दिए। ठीक है, यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ दिए। अब देखो, हमने जब बात की ब्रिटेन की, वहां पे भी सिर्फ राइट्स थे, न कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स थे, सिर्फ अधिकार थे। और उसके बाद फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन की बात की, वहां पे भी क्या है, राइट है, यानी मौलिक अधिकार नहीं थे। यानी यूएसए ने क्या किया, मौलिक अधिकार सबसे पहले क्या अपने लोगों को दिए। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया के फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है, उनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स यूएसए है। यानी मौलिक अधिकारों का जो वर्णन कहां से हुआ, वो 1791 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स जो लेके आए, और वहां पे जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था, यूएसए का संविधान था, उसके अंदर मौलिक अधिकार जोड़ दिए गए। और जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का जो सोर्स है वो क्या है, यूएसए है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत के मौलिक अधिकारों को किसके साथ कंपेयर किया जाता है, भारत के मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए यानी यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव से बात थी, जो विश्व के नजरिए से बात थी। अब इंडिया में देखते हैं कब क्या हुआ, भारत में कैसे इनकी शुरुआत होती है, और कब कब क्या क्या हुआ फंडामेंटल राइट्स को यानी मौलिक अधिकार को लेके, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, संघर्षरत था, उस समय पे 1895 में एक बिल आया था जिसको स्वराज बिल बोलते हैं, स्वराज बिल, या फिर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, यानी हिंदी में तो इसको स्वराज बिल ही बोलेंगे, और इसको बोलेंगे या संवैधानिक बिल। एक आया था संवैधानिक बिल। इसमें क्या था, संवैधानिक बिल में यह मांग की जा रही थी कि हमारे देश को में संविधान लागू कीजिए, हमारे देश का एक संविधान बनाइए आप, ये मांग की जा रही थी। और इसमें लीड रोल में कौन थे, इसमें लीड रोल में थे, इसमें लीड रोल में इसमें थे, एक मिनट रुक देना, मैं माइंड से स्लिप हो गई, मैं बता देता हूं आपको। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसमें क्या थे, लीड रोल में थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक लीड रोल में थे। और इसमें जो स्वराज बिल आया या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आया, संवैधानिक जो बिल आया, इसके अंदर डिमांड की गई, किसकी, इसके अंदर डिमांड की गई, मांग की गई, किसकी, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद धीरे धीरे चलती चली गई कहानी आगे, और बात है 1917 से 1919 के दौर की। कांग्रेस भी अपने अलग अलग मंचों से किसकी डिमांड करती रही, मांग करती रही, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की बात करती रही। और उसके बाद बात है 1925 की। 1925 में एनी बेसेंट ने एक बिल ड्राफ्ट किया, जो किसके नाम से जाना जाता था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। एनी बेसेंट ने 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को क्या किया, ड्राफ्ट किया, बनाया। और इसमें किसकी मांग की गई, इसमें भी डिमांड की गई, मांग की गई फंडामेंटल राइट्स की यानी मौलिक अधिकार की। और एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया, जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था, इसके माध्यम से कहा गया, अंग्रेजों के द्वारा, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों को कुछ कुछ अधिकार मिलने चाहिए, कुछ मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, जो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 1925 के बाद 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू
रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के का जो मकसद क्या था, जो पर्पज क्या था, नेहरू रिपोर्ट का जो पर्पज था वो था हमारे संविधान, हमारे देश के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग करना, यानी हमारा जो स्वराज की मांग करना, हमारे देश की आजादी की मांग करना नेहरू रिपोर्ट के द्वारा वो की जा रही थी। और नेहरू रिपोर्ट में भी किसकी मांग की गई, इसमें भी मांग की गई फंडामेंटल राइट्स, यानी डिमांड की गई, किसकी डिमांड की गई, डिमांड की गई फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई। ठीक है, उसके बाद बात आती है 1931 की। 1931 में क्या होता है, 1931 में कराची सेशन होता है कांग्रेस का, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस यानी कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन होता है। ठीक है, अब देखो कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसके चेयरमैन कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे, इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके जो क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक फंडामेंटल राइट्स का यानी मौलिक अधिकारों का एक रिजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया, रिजोल्यूशन क्या किया, पास किया यानी प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन पास किया, किसमें, 1931 में, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, जो कांग्रेस का कराची सेशन था उसके अंदर। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और नॉर्मल जो बुक है लुसेंट वगैरह है या और बेसिक्स जो बुक है उनमें भी ये इतना इतिहास नहीं दिया होता, ये दिया होता है जो 1931 में कराची अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स की जो रिजोल्यूशन पास हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन पास हुआ, तो किस में, कराची अधिवेशन में या कराची सेशन में क्या हुआ, पास हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1931 की ही बात है जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें भी बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने क्या की थी, डिमांड की थी, मांग की थी, किसकी, फंडामेंटल राइट्स, FR लिख रहा हूं, मांग की मौलिक अधिकारों की। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की मांग किसने की, 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें बापूजी ने, सिर्फ महात्मा गांधी ने एक ही जो गोलमेज सम्मेलन था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, भाग लिया था, कौन सा, द्वितीय, दूसरा, और उसमें ही महात्मा गांधी ने जो मौलिक अधिकारों की बात की, ये कहा जो भारत के नागरिक हैं इनको भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे वो बिल्कुल पूर्ण तरह से विफल रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ब्रिटेन में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, कहा क्या बनती है कि, अब ये देखो फंडामेंटल राइट्स की बात की तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहां बनती है, ब्रिटेन में बनती है, संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति बनती है ये विचार करने के लिए, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है उन पे विचार करने के लिए कि अब आगे जो यहाँ भारत के जो लोग हैं उन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन में खास रुचि नहीं रखी, तो आगे जो भारत के ऊपर शासन कैसे करना है ये विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय बैठक यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहां, ब्रिटेन में बनाई गई। वहां के दोनों जो हाउसेस थे उनके सदस्यों के द्वारा ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। और इसमें क्या हुआ, इसमें नोट एक्सेप्टेड फंडामेंटल राइट्स डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की मांग को स्वीकार नहीं किया। ठीक है,
अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब उसके बाद आता है हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 था और उसके अंदर किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं थी। यानी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने अस्वीकार कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं की थी किसकी, जो फंडामेंटल राइट्स की डिमांड को, और उसका रिजल्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और 1945 की बात है। तेज बहादुर सप्रू जी थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है फंडामेंटल राइट्स को लेके। तेज बहादुर सप्रू, 1945 में कौन सी कमेटी आती है? 1945 में आती है सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी, ठीक है। और सप्रू कमेटी ने भी क्या कहा, जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, होने चाहिए कि इसमें इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में, ठीक है, संविधान में क्या होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमेटी बनाएगी किसको लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके एक कमेटी बनाएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, FR यानी फंडामेंटल राइट्स, यानी जो क्या है, मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए संविधान सभा में समिति, संविधान सभा की समिति, ठीक है, ये बनती है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है पहली बार, और ये जिक्र करने की, ये देखने के लिए कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स जरूरी है या नहीं है, उसके लिए कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन कौन थे, जिसके चेयरमैन भी सरदार पटेल थे। कौन थे चेयरमैन, अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इसके बाद एक सब कमेटी भी बनी थी, यानी उप समिति। ठीक है, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, JB कृपलानी। ठीक है, तो ये देखा हमने सबसे पहले अधिकार क्या होता है, उसके बाद ये देखा अधिकार क्यों जरूरी है, उसके बाद ये देखा कि जो विश्व के नजरिए से अधिकारों का क्या महत्व है, कब कब कैसे कैसे कहां पे अधिकार आए, कहां पे अधिकार से मौलिक अधिकार, अधिकारों को मौलिक अधिकार बोला गया, और उसके बाद जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, भारत के नजरिए से देखा कि कब कब जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनकी मांग उठी, उनकी डिमांड उठी, और उसके बाद कमेटी बनी, और कमेटी में ये जो दोनों कमेटी थी, दोनों कमेटी ने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया जो फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए किसके अंदर होने चाहिए, इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्या होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। जो मौलिक अधिकारों का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जो पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे HSSC हो, SSC हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, स्टेट PCS हो या UPSC हो, यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। अगर पॉलिटी के 7-8 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन है जो फंडामेंटल राइट से रहता है। आज हमने इसकी शुरुआत की, उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमने देखा और अधिकारों के बारे में भी हमने देखा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने जो आज की वीडियो पढ़ी है उसमें आपको कैसा आनंद आया और आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।